तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था, स्पेशली मैंने लास्ट क्लास में ये सिखाया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक बेसिक ओवरव्यू मैंने सिखाया था, कैसे कैसे क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उतनी ही बातें नहीं है, आगे तक बातें हैं। फिर पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद तुम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट बहुत सारा टेक्निक है जो तुम आगे कर सकते हो तुम अपने पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात सुनना, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि जो आप लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बताया था कि रैंडम डीएनए मेथड से आप वेक्टर डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, इसको पैसेंजर डीएनए को आप कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिजायर्ड जीन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ओवरव्यू बता दिया था। अब आप देखो रैंडम डीएनए मेथड में स्टेप्स कौन कौन सा था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंजाइम डाइजेशन। अच्छा, इससे पहले अगर मैं स्टेप लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे, लिख सकते हैं क्या इसके पहले कोई स्टेप? सेल लाइसिस, सेल लाइसिस, चाहो तो अपने मन से यहाँ ऐड कर लो, सेल लाइसिस बाय यूजिंग लाइजिंग एंजाइम, सेल लाइसिस बाय यूजिंग लाइजिंग एंजाइम, देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डाइजेशन, देन आफ्टर दैट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैंने कंप्लीट स्टेप बताया। देखो जो जेल रन कराया आपने इलेक्ट्रोड देके, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद आपने उस जेल को उठाया, याद करो मैंने बोला था ना कि इस जेल को उठा के आप यूवी चैम्बर में डालोगे जहां पे आपको विजुअलाइज करना है जेल को, राइट। तो जब देखो भाई साहब, जेल को विजुअलाइज करने का बहुत सारा आपके पास आज के डेट में टेक्निक आ चुका है। आप चाहो तो यूवी लाइट एक्सपोजर देके कर लो, चाहो तो केमीडॉक में डाल के देख लो। केमीडॉक भी अलग अलग टाइप का आता है, ठीक है। तो केमीडॉक में क्या होता है कि जब आप जेल को डालोगे या कोई भी पेपर डालोगे जिसपे आप उसका कॉपी बना कर रखे हो, तो उसका कंप्लीट इमेज कंप्यूटर में आता है, उसको आप एज ए पीडीएफ या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में सेव कर लेते हो। तो रिसर्च पेपर में उसको पुट करने में इजी होता है। अदरवाइज जेल में जो दिख रहा है उसको आप पेपर पे कैसे पुट करोगे, रिसर्च आर्टिकल में कैसे ऐड करोगे। तो केमीडॉक में देखने का ये फायदा होता है। अदरवाइज आपको जस्ट विजुअलाइज करना है तो यूवी में देख लो, यूवी लाइट का सेटअप उसमें डाल के यूवी चैम्बर में देख लो, तो वहां पे आपको डीएनए का ऑरेंज बैंड दिखेगा। तो ये जो आपने ट्रांसफर किया, क्या जेल का जो ट्रांसफर किया अलोंग विथ व्हाट, अलोंग विथ न्यूक्लिक एसिड हियर, डीएनए, क्योंकि आपका सैंपल यहाँ पे क्या है, डीएनए, अलोंग विथ डीएनए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉदर्न ब्लॉटिंग, दैट इज कॉल्ड एज सॉदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग तीन चार प्रकार का होता है, आगे भी बताऊंगा। एक है सॉदर्न ब्लॉटिंग, एक है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और एक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सॉदर्न ब्लॉटिंग में आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, डीएनए, डीएनए। वेस्टर्न ब्लॉट में आप क्या ट्रांसफर करते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली में ये सॉदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ये इस बेसिस पे नाम दिया गया कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही था सॉदर्न। तो सॉदर्न के बाद अभी वर्ड आ गया तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने इसको सॉदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न बना दिया, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए हैं, अच्छा एक बार बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस केवल डीएनए के लिए होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, आप प्रोटीन के लिए भी करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं जेल एंड प्रोटीन के लिए। तो उसमें फिर क्या होगा, थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग होगा। आप वहां पे प्रोटीन मॉलिक्यूल को चार्ज दे दो, रन नहीं कर जाएगा। और प्रोटीन मॉलिक्यूल में चार्ज नेचुरली भी होता है अमीनो एसिड में, पता है ना। तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग होगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग का बाद में। तो आप यहाँ पे सॉदर्न ब्लॉटिंग करें, मतलब कि सॉदर्न ब्लॉटिंग का मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है जेल अलोंग विद डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफर टू द, ट्रांसफर फॉर द विजुअलाइजेशन। तो ये जो ट्रांसफर की मैकेनिज्म है, समझ रहे हो, जो ट्रांसफर की मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड एज सॉदर्न ब्लॉटिंग। क्योंकि पता है आपके पास जो जेल आया, समझना ध्यान से, आगे भी बताऊंगा ये बात। आपके पास जो जेल आया, ये जेल तुरंत बर्बाद हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ब्लॉटिंग का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, आपने क्या करना है, एक पेपर आता है जिसको आप ब्लॉटिंग पेपर कहते हो, ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है। तो आप उस ब्लॉटिंग, वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का बना होता है, और भी अलग अलग टाइप के पेपर आते हैं। हम लोग नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन अपने लैब में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कॉस्ट ज्यादा होता है और रिजल्ट सेम आता है जो दूसरा मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कौन सा मेम्ब्रेन, नाइलोन शीट या नाइट्रोसेल्यूलोज से बना हुआ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसको ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। तो ब्लॉटिंग पेपर आप सेम साइज का लेना जिस साइज का आपने जेल बनाया था। क्या आपको पता है कि किस साइज का आपने जेल बनाया था? हाँ भाई पता है ना, यस आपको सर। आपके सेटअप का डायमेंशन नहीं पता है, तो आप उस डायमेंशन का जेल भी, सॉरी ब्लॉटिंग पेपर भी ऑर्डर करके मंगाओगे, ठीक है। तो अब आप क्या करना, सुना ध्यान से, अब आपने क्या करना है कि जो आपका जेल पर यहां पे डीएनए मॉलिक्यूल रन किया हुआ है, तो जिस सीक्वेंस में जहां पे जो डीएनए मॉलिक्यूल आया हुआ है, जो आया हुआ है,
एट द सेम लोकेशन पर आप उसका एक कॉपी तैयार कर रहे हो। कैसे? तो इसके ऊपर आप ब्लॉटिंग पेपर रख दोगे, कुछ घंटों के लिए रखना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल फिर मूव करके, कुछ से डीएनए मॉलिक्यूल मूव करके ब्लॉटिंग पेपर से चिपक जाता है एट द सेम लोकेशन। एंड देन आप ब्लॉटिंग पेपर को क्या करते हो, हटा लेते हो। तो देखो आपके सामने एक ब्लॉटिंग पेपर तैयार हुआ और आपके सामने एक ओरिजिनल जेल था। तो जैसे सपोज दैट कि आपके सामने ओरिजिनल जेल था और ये आपके सामने ब्लॉटिंग पेपर ट्रांसफर हुआ, मतलब कि तैयार हुआ। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल यहां था, 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 सपोज दैट इस तरीके से था, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल था या फिर इस साइज के सारे डीएनए मॉलिक्यूल वहीं पर थे। भाई सेम साइज के सारे जो डीएनए जहाँ मॉलिक्यूल पे वहीं था पे वही। हों, मतलब कि मैं बोला यस। यहाँ एक डीएनए मॉलिक्यूल था, यहाँ पे घने सारे थे। भाई कई सारे थे ना, लेकिन ढेर सबका सारे। साइज वही बहुत था। सारे थे। सबका साइज वही था। सबका साइज वही था, इसलिए वो वहां पे थे, क्योंकि साइज और मास के हिसाब से आप यहाँ पे देखे। तो अब मुझे बताओ, जब आप इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखे थे और डीएनए मूव अपलिफ्ट करने लगा टू अटैच विद द नाइलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन, दैट इज ब्लॉटिंग पेपर, तो बताओ जो डीएनए है वही यहाँ आ गया होगा। हाँ, जो यहाँ है वही आ गया होगा। तो क्या एक तरीके से रेप्लिका बनकर तैयार हो गया होगा, यस और नो? एक तरीके से ये रेप्लिका बनकर तैयार हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन। And transfer of nucleic acid, especially DNA, from the gel to the nylon sheet on blotting paper, this technique is called as southern blotting. अब समझ में आया southern blotting क्या? इसका वीडियो नहीं दिखा इसलिए समझा रहा हूँ। This is called as southern blotting. Transfer technique is called as southern blotting. यही मैं प्रोटीन ट्रांसफर करूं तो क्या कहलाएगा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग। आरएनए ट्रांसफर करूं तो क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो तीनों वर्ड के लिए सॉदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न। चलो, तो अब इसके बाद ट्रांसफर हो गया। तो मैंने ऐसा क्यों किया पता है? ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, अब ये मेम्ब्रेन आप कई महीनों तक रख सकते हो, क्योंकि सूखेगा थोड़ी ये। और इसमें जो बैंड आ गया, बैंड आ गया, अब वो सूखेगा नहीं। लेकिन जेल तो डेसिकेट, वो सूख जाता ना, तो जेल सूख जाता तो पूरा श्रिंक हो जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो जाता। लेकिन ये मेम्ब्रेन नहीं सूखता है, मेम्ब्रेन को बनाया गया इस तरीके से। तो अब मेम्ब्रेन, मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, मैं दिखाऊंगा, मैंने वेस्टर्न ब्लॉट किया था, तो उस पे मैंने जो मेरा रिजल्ट आया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, कभी ग्रुप में भेजूंगा, देखना। तो उस पे वो रिजल्ट 2-3 महीना पहले किए थे, वो रिजल्ट आज तक दिख रहा है, जहां पर जो आया है उस पे बैंड, तो प्रोटीन का है। ऐसे डीएनए का होता है, ऐसे आरएनए का भी होता है। तो अब ये, अब आप क्या करोगे, इसको विजुअलाइज करो जब मन हो तब। इसको तो ऑन द स्पॉट करना पड़ता उसी दिन, यस और नो? उसी दिन करना पड़ता। बाद में आपको मान लो दोबारा कोई एनालिसिस करना हो तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से करोगे क्या? इतना केमिकल भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, नहीं। तो आपको दोबारा फिर से करना हो तो क्या करोगे? क्या निकालोगे? ब्लॉटिंग पेपर जो आपने तैयार किया है। ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर से आप रिजल्ट एनालिसिस फिर से कर लोगे, जो भी आपको करना है। The visualization of DNA bands in the presence of UV light is called as autoradiography. रेडियो मतलब रेडिएशन। तो आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, यूवी रेडिएशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। अब आपको मार्कर, डीएनए मार्कर पता है, मतलब कि वो जो स्टैंडर्ड आपको मैंने मार्कर दिया था, कंपनी अपना अपना देती है, जिस कंपनी का आप ये सब कुछ यूज कर रहे हैं सेटअप। तो आप डीएनए मार्कर के बेसिस पे आपने सपोज दैट कि आपको लगा कि ये आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन है। कौन सा जीन? ह्यूमन के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जीन है। तो अब आप क्या करोगे, बोलो जल्दी से। आपने यहां देखा या फिर यहां देखा, ब्लॉटिंग पेपर भी सेम डे बनाया तो आप ब्लॉटिंग पेपर में देख लिया, तो सेम लोकेशन यहाँ पे भी होगा। अगर जेल में सेम डे देखा है तो अब आप क्या करोगे, इसको यहां से कट आउट करके निकाल लोगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, कल ही सिखाया, इल्यूशन। इल्यूशन। द कटिंग और रिमूविंग आउट द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द जेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन। उस लोकेशन से काट के निकाल लोगे एंड देन फर्दर उसको आइसोलेट करके आप अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाओगे। अब आगे का क्या स्टेप है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी तो मैं जस्ट आपको टूल्स बता रहा हूं कि डिजायर्ड जीन आप कैसे लोगे। एक तो ये स्टेप है रैंडम डीएनए मेथड। कल इसमें प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था, सपोज करो आपने ये जीन यहां से निकाल भी लिया, निकाल लिया, डिजायर्ड जीन है आपका, और आपने इसको ट्रांसफर कहां कर दिया? ई कोलाई में, बैक्टीरिया में, ताकि इसका रेप्लिकेशन फास्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके बाइंड तो हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद बैक्टीरिया का जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोट फास्ट होता है, तो परिणाम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, आप उसको फिर आइसोलेट करके यूज करोगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपको जो यहाँ पे जीन मिला, ये नेचुरल जीन है, डिजायर्ड जीन है, नेचुरली जो मिलता है वो है। जो वो यहाँ पे आया,
तो जब उससे रेप्लिकेशन हो, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनेगा या HNRNA बनेगा? HNRNA। HNRNA। और क्या HNRNA ट्रांसलेशन में जा सकता है? नहीं, क्योंकि HNRNA रिक्वायर्स सम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। व्हाट आर द प्रोसेसिंग? What are the processing? There are 3 steps in post-transcriptional processing: splice, capping, telling, splicing. Capping, telling, splicing. याद आ रहा है कुछ? कैपिंग करते हैं, फिर टेलिंग करते हैं। कैपिंग करते हैं 7 mg 7 मिथाइल गुआनोसिन, टेल करते हैं बहुत सारे एडिनोसिन वहां पे जोड़ते हैं, पॉलीएटेल, और फिर स्प्लाइसिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस प्रोकैरियोट में नहीं होता है, यूकैरियोट्स में होता है। तो फिर आप प्रोडक्ट कैसे लोगे जब प्रोकैरियोट में प्रोसेस होता ही नहीं है? तो इस चीजों से निपटारा पाने के लिए, क्योंकि आपको आगे एक्सपेरिमेंट में ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड है ना, तो इस चीज से निपटारा पाने के लिए हमने नया टेक्निक अपनाया, और दैट इज कॉल्ड एज cDNA मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ cDNA मेथड। अभी बताओ प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम यही आ रहा था ना कि सपोज दैट ये आपका क्या है, एक मिनट, हाँ ये आपका क्या है बताओ? मान लो कि ये डीएनए है, कोई दिक्कत? ये डीएनए है। अब डीएनए से क्या मिला आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन? HNRNA। HNRNA। दिस इज HNRNA। तो आपका प्रॉब्लम क्या था कि इस HNRNA से mRNA बनने के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस चाहिए था, तब हमें मिलेगा mRNA। और आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता नहीं है यहाँ पे, चलो मान लिया नहीं होता है, तो क्या करना है? तो आपने एक काम करना है, आप एक काम करो कि आप ये जो mRNA बन रहा है नेचुरली इसके अंदर बन रहा है ना, मतलब ये जिस ऑर्गेन में था जहां से आपने निकाला था वो सेल याद करो, अरे जहां से आपने इसको आइसोलेट किया था ये डीएनए में से, यस सर। वहां ये जीन था ना जी। तो मुझे बताओ वहां पर नेचुरली उसका mRNA बन रहा था या नहीं बन रहा था? मुझे इतना बताओ। बन रहा था। बन रहा था, तो ये मान लो mRNA है, ये mRNA है जो उस डिजायर्ड जीन से बना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, राइट? तो अब आप इस mRNA को क्या करो, निकाल लो। तो मुझे बताओ आप डायरेक्ट किस स्टेप पे आ गए? इस स्टेप पे। अरे ये सब पूरा नेचुरली हो चुका है उसी सेल में जहां से आप निकाला, यूकैरियोटिक सिस्टम से निकाल लिया। चलो अब आप क्या करो, एक काम करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करा लो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो बताओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में mRNA से क्या बनेगा? DNA। डीएनए। तो मैं यहाँ पे डीएनए बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड डीएनए। अरे डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, दिस इज डीएनए, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर वाला ब्लैक वाला डीएनए और जो नीचे ब्राउन वाला डीएनए, क्या इन दोनों डीएनए में अंतर है? चलिए बताओ, क्या इन दोनों डीएनए में अंतर है? अंतर है। चलो अंतर है, आपने बोला अंतर है, मैंने मान लिया अंतर है, और सही बात है अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? दिमाग लगाओ, क्या अंतर है? जल्दी दिमाग लगाओ। चलो मैं बता रहा हूं, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो HNRNA बना, HNRNA में जब आप करते हो क्या? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में किसको निकालते हो? इंट्रॉन को या एक्सोन को? जल्दी बोलो, इंट्रॉन का या एक्सोन को? एक्सॉन। एक्सोन को। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सोन को निकालते हो? क्या बात कर रहे हो यार, काट के फेंकते तो किसको? साइड। काट के फेंकते किसको? गजब है भाई, याद नहीं आ रहा। तो पढ़ लिया करो ना इंट्रॉन को, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इंट्रॉन है यहाँ पे मान लो, सपोज करो ये है इंट्रॉन, ये है इंट्रॉन, ये है इंट्रॉन, ठीक है? इंट्रॉन इंट्रॉन को निकाल के एक्सोन जोड़ना है, और एक्सोन को जोड़ के mRNA बनाना है। क्यों? क्योंकि ये जो mRNA है यही आपको फर्दर प्रोटीन दे सकता है, ये आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दे सकता है, PPC, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पर्टिकुलर आपका यहाँ पे पिंक कलर से मैं बना रहा हूं, ये पिंक कलर वाला वो पर्टिकुलर पार्ट है जो लास्ट में बच जाएगा। यहाँ पे 4 है, तो मान लो 1 2 3 और 4, और इसी से आपको क्या मिलने वाला? पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट? लेकिन नेचुरली पिंक के साथ ब्लू भी आया, एक्सोन इंट्रॉन दोनों आया। तो मुझे एक बात बताओ, इस एक्सोन जो HNRNA का पार्ट है, इस एक्सोन को बनाने के लिए भी जीन होगा इस डीएनए में, मतलब उस पूरे जीन ऑफ इंटरेस्ट में वो पोर्शन भी होगा जो पिंक को बनाने के लिए कोड कर रहा होगा।
यस सर। और इसको बनाने के लिए भी कोड कर रहा होगा, यानी कि डीएनए में दोनों सेगमेंट है भाई, मतलब कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों जीन है, राइट? कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों जीन है। इसीलिए जब उससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एचएनआरएन में भी कोडिंग नॉन कोडिंग वाले दोनों आरएनए सेगमेंट आए, दैट इज द इंट्रॉन एक्सॉन दोनों आए। लेकिन आगे चल के प्रोटीन केवल किससे बनना है? एक्सॉन से। यू हैव टू रिमूव इंट्रॉन, and for this purpose in eukaryotes post transcription process takes place, in which first step is splicing, then telling, and then first step is capping, then telling, then splicing। स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में आप इंट्रॉन निकाल रहे हो, राइट? ठीक है, उसके बाद आप पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हो यूकेरियोट सिस्टम में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट? लेकिन मैंने क्या किया, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, यानी कि इसके बाद मैं इधर नहीं गया, मैं इधर आया और मैंने क्या कराया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और मेरे सामने एक नया डीएनए सेगमेंट आया। मुझे बताओ, इस नया डीएनए सेगमेंट में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों जीन होगा या केवल कोडिंग जीन होगा? सिर्फ कोडिंग होगा। सिर्फ कोडिंग होगा। सिर्फ कोडिंग जीन होगा। अब मैं इस डीएनए को अगर ट्रांसफर कर दूं इस बैक्टीरिया के अंदर, तो मुझे बताओ, क्या इस डीएनए से बनने वाले जो एमआरएनए होंगे, इस डीएनए से बनने वाले जो एमआरएनए होंगे, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होगा या केवल एक्सॉन होगा? सिर्फ सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन होगा। होगा। केवल एक्सॉन होगा, इंट्रॉन नहीं चाहिए। तो ये जो एमआरएनए है, ये डायरेक्ट एमआरएनए है या एचएनआरएनए है? एमआरएनए। ये डायरेक्ट mRNA। एमआरएनए है। तो इससे डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, या फिर इसको अभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जरूरत है? डायरेक्ट बन जाएगा। डायरेक्ट एमआरएनए बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने उस जीन से जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उससे बनने वाले एमआरएनए को आइसोलेट किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल के डीएनए बनाया। लेकिन एक बात बताना, जब आपने डीएनए बनाया होगा तो मुझे बताओ, यहां पर ये एमआरएनए और ये डीएनए क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा? बिल्कुल होगा। हाँ होगा। तो क्या ये दोनों आपस में डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड बना लेंगे? हाँ, बना लेंगे। यस। तो अगर आपको फिर उससे एमआरएनए आइसोलेट करना है तो क्या करोगे? इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना होगा, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दोनों स्ट्रैंड के बीच में? तो क्या आप उसको हीट देके, टेम्परेचर देके ब्रेक कर देंगे? हाँ, आप हीट देके ब्रेक कर देंगे। जैसे ब्रेक करेंगे तो डीएनए अलग हो जाएगा, एमआरएनए अलग हो जाएगा, और एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड बनाने चला जाएगा ट्रांसलेशन में, राइट? और डीएनए फिर से फ्री हो जाएगा एमआरएनए बनाने के लिए। हेलो, यस और नो? और फिर वो डीएनए बार बार एमआरएनए बनाता रहेगा। और उस डीएनए में क्या है, आपको एक बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना है बस। फिर उस डीएनए में क्या है? केवल कोडिंग जीन है, नॉन कोडिंग जीन है ही नहीं। मतलब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था, केवल फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले जीन है। कितना शानदार टेक्निक है, सोच के देखो, जिसने पहली बार डेवलप किया होगा क्या गजब का दिमाग लगाया होगा। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज cDNA मेथड। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये जो डीएनए है, क्या ये इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है? सो दैट दिस डीएनए इज कॉल्ड एज cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्निक और मेथड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड जीन, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड जीन। मतलब डिजायर्ड जीन हमको लेना है तो ऐसे ले लो, ये डायरेक्ट ले लो। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो ये देखो, नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकेंड मेथड, it is its DNA obtained from RNA, that is the mRNA। तो आपने ये mRNA कहां से निकाला है? कहां से निकाला? डायरेक्ट obtained from the desired gene। उस desired gene से, उस सेल से निकाल लिया जहां से हमको प्रोडक्ट चाहिए था, डायरेक्ट वहीं से निकाल लिया। आप चाहो तो अपने भाषा में लिख लो, मैंने समझा दिया, ठीक है? मैंने बोल दिया, अब आप बच्चे नहीं हो, अपने भाषा में बहुत कुछ नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराया तो बन तो गया डीएनए, लेकिन वो डीएनए एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री था, तो डीएनए एमआरएनए हाइब्रिड बन गया। लेकिन आपको तो एमआरएनए अलग चाहिए था, तो आपने क्या किया? हीट दिया, टेम्परेचर दिया। जैसे ही टेम्परेचर दिया तो डीनेचुरेशन हो गया, और डीनेचुरेशन जैसे ही हुआ तो एमआरएनए अलग और डीएनए अलग। फिर आपने क्या किया? डीएनए का नंबर बढ़ाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, ताकि डीएनए अब स्टेबल हो जाए, ताकि डीएनए बार बार डीएनए क्या करे। तो एक बार बताओ, डीएनए से जब फर्दर आरएनए बनेगा, जब तक डीएनए डबल स्टैंडर्ड बनकर डीएनए स्टेबल नहीं होगा, तो फर्दर आरएनए कैसे बनेगा उससे? तो आपने डीएनए पॉलीमरेज डाला, एक स्टेप और है, डीएनए पॉलीमरेज डाला।
तो बताओ डीएनए पॉलीमरेज डालने के बाद क्या हो गया, इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बन गया इसके कॉम्प्लीमेंट्री में, यस और नो, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, यही आपका डिजायर्ड जीन है। अब इससे आपको वो प्रोडक्ट एमआरएनए और प्रोडक्ट मिलता रहेगा। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। लेकिन इससे भी शानदार टेक्निक अपने पास आ चुका है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एसडीएनए मेथड, दैट इज द सिंथेटिक डीएनए मेथड। सिंथेटिक डीएनए मेथड, अब बता रहा हूं ये क्या है। सिंथेटिक डीएनए मेथड में हम कंप्लीटली पूरी तरीके से डीएनए को लैब में बनाते हैं। एक बात सोचो, सपोज दैट आपका इंटरेस्ट किसमें है, ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाले जीन में आपका इंटरेस्ट है, राइट? तो क्या आज के डेट में ह्यूमन के ऑलमोस्ट सभी क्रोमोसोम के सीक्वेंसिंग हो चुके हैं? हाँ। यस सर। और ह्यूमन मॉडल के अलावा जिसके सीक्वेंसिंग नहीं हुए हैं, आप उसका सीक्वेंसिंग तुरंत कर सकते हैं। मतलब तुरंत का मतलब कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम लिमिट में कर सकते हैं। इन जनरल कोई भी प्रोजेक्ट 6 महीना, साल भर, 3 साल, 4 साल तक का जो होता है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आपने मान लो अगर 1 साल का प्रोजेक्ट लिया, आपको फंडिंग है 40 लाख 50 लाख, तो आप उसमें 10 लाख कम से कम डीएनए सीक्वेंसिंग में खर्चा कर सकते हैं और टाइम आप 1-2 महीना दे सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जिस भी लैब में या जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे डीएनए सीक्वेंसर होना चाहिए। अब डीएनए सीक्वेंसर भी कई प्रकार का है, कई प्रकार के उसमें वैरायटी है, क्योंकि सबका लिमिटेशन अलग अलग। तो अगर आपके यहाँ फैसिलिटीज है कि आप डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, तो आप किसी अननोन जिसका सीक्वेंसिंग पता नहीं है अभी तक, आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। और अगर मान लिया जाए कि आप ह्यूमन मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन का तो ऑलरेडी सारा सीक्वेंसिंग हो चुका है, क्रोमोसोम का बता रखा हूं मैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हो रखा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन में करें, तो भी अगर आपके लैब में और आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आपके पास डीएनए सीक्वेंसर है, तो भी आप उसका इस्तेमाल करें। क्यों? आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है, हम उस पर्टिकुलर जीन को ही आइसोलेट किए। कल भी मैंने बोला था ये बात कि आपने अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को निकाल लिया, जीन को निकाल लिया, तो आप एक बार डीएनए सीक्वेंसर में ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में जाकर कंफर्म कर लें कि हाँ हाँ ये वही जीन है, ये वही सीक्वेंस वाला जीन आ रहा है जो मैं जिस पे फर्दर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। यस और नो? नहीं तो बाद में पता चले कि आफ्टर सब कुछ रिजल्ट वगैरह सब आ गया, बाद में पता चला कि हम तो ग्रोथ हार्मोन का जीन निकाल रहे थे, ये तो थायरोक्सिन वाला जीन निकल गया है। समझ रहे हो? तो आप एक बार डीएनए सीक्वेंसर में जाके जीन के सीक्वेंसिंग को करके कंफर्म हो जाइए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इतना सब कुछ पता चल चुका है हमें कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन ये है, इंसुलिन का जीन का सीक्वेंस ये है, फलाना ये है, ढिकाना ये है, तो एक काम करो ना यार, सपोज दैट कि आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन का सीक्वेंस क्या पता है, ATGCCGATG पता है ना? सपोज दैट 12 बेस पेयर का है, सपोज दैट 12 बेस पेयर का जीन है, ठीक है, आपको उसका सीक्वेंस पता है। लैब में सिंथेटिक डीएनए ही बना लो ना, क्यों इतना तामझाम कर रहे हो? सेल को लाइसिस करो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डायरेक्शन करो, फिर वो या फिर cDNA मेथड में इतना तामझाम करो, क्यों इतना तामझाम कर रहे हो? डायरेक्ट डीएनए बना लो। सोचो किसी ने, मतलब तो अब आप सोचो यार, मतलब डायरेक्ट डीएनए लैब में बना लेना, पहली बार किसी ने ऐसा सोचा तो होगा ना। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं इसको, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा सोचना, और ऐसा कोई सोचता है तब वो बाद में प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। यही तो रिसर्चर की खासियत है, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है। जो कोई सोच नहीं सकता, वो उसको सोचकर प्रैक्टिकली पॉसिबल करने का प्रयास करता है, उसी को कहते हैं रिसर्चर। तो ऐसा किसी ने सोचा पहली बार, सोचा तो कई सारे लोगों ने, हम उसका लिस्ट यहाँ पे नहीं बता रहे आपको, लेकिन पहली बार जो सक्सेसफुल पर्सन थे, सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने लैब में आर्टिफिशियली डीएनए बना लिया था, वो साइंटिस्ट थे कॉर्नबर्ग। और एक बात है 1961 की, 1961 में कॉर्नबर्ग ने इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर, मतलब लैब में, टेस्ट ट्यूब में डीएनए बनाया था। उन्होंने पता है क्या किया था? टेस्ट ट्यूब लिया। अब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं ना, डीएनए रेप्लिकेशन आपको पढ़ाया रह चुका है। तो बताओ, अगर आपको डीएनए स्ट्रैंड बनाना है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है भाई? डीएनए स्ट्रैंड ही बनता है ना। अगर आपको डीएनए स्ट्रैंड बनाना है, तो आपको रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए बोलो? पहले तो सारे न्यूक्लियोटाइड ले लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी। यूटीपी भी लेना है क्या यहाँ? नो सर। नहीं, क्योंकि आपको नो आरएनए नहीं सर। बनाना है, ठीक है। तो आप एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी ले लो। फिर आपने क्या कर लो? डीएनए पॉलीमरेज ले लो। ले लिया? चलो अब आप क्या करो, उसमें
डाल दो एक, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए एप्लीकेशन में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम किया था, उन्होंने टेम्पलेट स्ट्रैंड डाला। टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी जल्दी 5 to 3 या 3 to 5? 3 to 5। 3 to 5। बहुत अच्छा, 3 to 5, क्योंकि बनने वाला नया स्टैंड 5 to 3 बनेगा ना। तो उन्होंने टेम्पलेट स्टैंड भी इसमें डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अपना एंजाइम कौन सा डाला? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है? नो सर। तो क्या इसमें आरएनए पॉलीमरेज डाला था उन्होंने? नहीं, उन्होंने आरएनए पॉलीमरेज नहीं डाला। अरे उन्होंने आरएनए पॉलीमरेज नहीं डाला, उन्होंने सोचा आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है ये बताओ। आरएनए पॉलीमर, आरएनए प्राइमर बनाना, लगभग 10 बेस का एक आरएनए स्ट्रेच बनाना, छोटा सा स्ट्रैंड बनाना, यही काम है ना। उन्होंने आरएनए प्राइमर बना के ही डाल दिया। आरएनए प्राइमर सेपरेटली बना लिया और आरएनए प्राइमर बना के उसने इसमें ऐड कर दिया। तब तक आरएनए प्राइमर बनाने की टेक्निक आ चुकी थी, आरएनए प्राइमर उसने बना के डाल दिया। अब बताओ आरएनए प्राइमर जाकर कहां जुड़ा होगा? जल्दी बोलो, क्या यहाँ पे जुड़ा होगा? ये सब सारा टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, क्या यहाँ पे जुड़ा होगा? बताओ। उसके बाद ऐसे जुड़ गया होगा क्या? उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर सकता है? बिल्कुल। और डीएनए पॉलीमरेज ने इसको कंटिन्यू करके एक नया स्ट्रैंड बना दिया 5 to 3 10। सोचो, अब इसके बाद जब रेप्लिकेशन होगा, अब तो हो गया ना, लैब में बन गया ना डीएनए का एक स्ट्रैंड जो बनाना था आपको। अब जब रेप्लिकेशन होगा तो आपको पता ही है, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और फिर जब इसका होगा तो ये एंटायर सेगमेंट आर्टिफिशियल होगा। हेलो, क्योंकि नेचुरल वाला तो एक ही करेगा। अब बताओ, किसी ने पहली बार ऐसा सोचा कि हमारे लैब में डीएनए बनाएंगे और बन गया। और वो कौन थे? 1961 में कॉर्नबर्ग। क्या ये काम बहुत तगड़ा था? बिल्कुल। और ये आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये भारतीय साइंटिस्ट नहीं है, ये इंडियन साइंटिस्ट नहीं है। लेकिन इंडियन साइंटिस्ट एक स्टेप आगे सोचता है। इंडियन साइंटिस्ट ने पता है क्या सोचा? इंडियन साइंटिस्ट का नाम है हरिगोविंद खुराना, HG खुराना। खुराना साहब ने सोचा, अरे यार ये बार बार टेम्पलेट को यूज करना पड़ता है, ये बड़ा झंझट है। उन्होंने क्या सोचा, ये बार बार टेम्पलेट को यूज करना पड़ता है, ये तो झंझट है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि विदाउट टेम्पलेट हम लैब में टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए चाहे वो डीएनए बना लें। सोचो यार कितना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगा। मतलब आप खुद इमेजिन करके देखो एक बार। यही भारतीय साइंटिस्ट की खूबसूरती है, वो इतना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचते हैं ना। मतलब उन्होंने सोचा ये हम टेम्पलेट बना लें, हम टेम्पलेट बना लें, सारे न्यूक्लियोटाइड डालें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डालें, डीएनए पॉलीमरेज डालें, एंजाइम वगैरह सब डालें और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनकर तैयार हो जाए। और इस पे काम करना शुरू किया हरिगोविंद खुराना साहब ने। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हरिगोविंद खुराना साहब को इसमें सफलता भी मिली। लेकिन हरिगोविंद खुराना साहब को सफलता कब मिली? अच्छा, कॉर्नबर्ग ने कब किया था? 1961 में। हरिगोविंद खुराना साहब को सफलता मिली 1968 में। उन्होंने 1961 के बाद काम शुरू कर दिया। टेम्पलेट बनने के बाद उन्होंने दिमाग लगाया कि विदाउट टेम्पलेट काम करना है हमें। 1968 में उनको सफलता मिली। और कौन सा जीन बनाया था पता? उन्होंने 77 यानी कि 77 बेस पेड़ एक लंबा जीन बनाया था। और वो जीन किस चीज का था? ईस्ट के अंदर एक जीन होता है जो एलेनिन, एलेनिन क्या एक प्रकार का प्रोटीन का कंपोनेंट है ना। हेलो, एलेनिन। यस सर। तो एलेनिन को बनाने वाला, एलेनिन जो टीआरएनए में एलेनिन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। एलेनिन टीआरएनए जीन, यानी कि टीआरएनए में जो एलेनिन, मतलब टीआरएनए जीन में से जो एलेनिन मिलने वाला है ईस्ट के अंदर, उसको उन्होंने उस जीन को बना लिया। 77 बेस पेयर, 77 बेस पेयर का लंबा जीन था। अनफॉर्चुनेटली बना तो लिया, जीन तो मिल गया 77 बेस पेयर का, लेकिन जब उसको सेल में ट्रांसफर किया ईस्ट में, नॉन फंक्शनल। क्योंकि वो जीन की क्या, जो ट्रांसक्रिप्शन ना करे, ट्रांसलेशन ना करे, जब ट्रांसफर किया तो नॉन फंक्शनल। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट की यही खूबसूरती है कि वो आशावादी होते हैं। उन्होंने अपने कमी को पहचाना कि कहां मुझसे कमी हो रही है, कहां मेरी कमी है, कहां मुझसे गलती हो रही है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और आफ्टर 68 उन्होंने 79 में जो सफलता पाया पूरी दुनिया देखती रह गई। और वो था, उन्होंने फिर ई कोलाई पे काम शुरू किया। और ई कोलाई में टीआरएनए जीन जो टायरोसिन बनाता हो, टायरोसिन टीआरएनए जीन जो ई कोलाई में पाया जाता है, 207 बेस पेयर लंबा डीएनए सेगमेंट यानी कि जीन उन्होंने लैब में बना लिया विदाउट टेम्पलेट, और सेल में फंक्शनल भी हुआ। 1979 में पूरी दुनिया को हरिगोविंद खुराना साहब ने बताया कि हम लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर विदाउट यूजिंग टेम्पलेट डीएनए बना सकते हैं। और उसके बाद
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में भूचाल आया, सोच नहीं सकते हो कि आज हम क्या क्या कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, दिन दिन तरक्की हो रहा है। तो अब सोचो कि आपके सामने सिंथेटिकली वो जीन बनाने की भी फैसिलिटी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लैब में बनाओ, ट्रांसफर कर दो जिसमें ट्रांसफर करना है। लेकिन इन सब चीजों में जब इतना साइंस आगे बढ़ा तो फिर इसमें इथिक्स जोड़ा गया। अब पता चला कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, हम चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने, उसका दिमाग बहुत तेज हो, उसका आईक्यू बहुत तेज हो। पता चला मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने, मैं अपनी लैब में आईक्यू का जीन बना रहा हूँ ह्यूमन का, क्योंकि मुझे उसका सीक्वेंसिंग पता है। और बिफोर इम्प्लांटिंग, यानी कि मैं टेस्टिंग पे भी करा के बिफोर इम्प्लांटिंग अपने बच्चे के जो वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है उसमें वो जीन ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि मेरा बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा हो। अब बताओ, वो बच्चा का दिमाग वो भी अच्छा जाएगा, लेकिन जब वो बच्चा मेरे स्कूल में जाएगा और वहाँ कंपटीशन कर रहा होगा तो वो नेचुरली, और ये आर्टिफिशियल बच्चा ही बने एक तरीके से इंटेलिजेंस के मामले में, तो उसका कोई कंपैरिजन है क्या? ये इथिकली सही नहीं है। तो फिर इसमें कई सारे इथिक्स आए कि ऐसे तो आप फिर कुछ भी कर लोगे। अगर ऐसा कुछ हो गया फिर तो ऐसे तो आप जो मन होगा वो करोगे। तो साइंस में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आता है कि जो मन में आएगा वो करने लगेंगे हम। तो फिर इथिक्स अलग पार्ट है, साइंटिफिक कम्युनिटी का इथिक्स अलग तरीके से चलता है। मैं उस पर भी आपको बात करूंगा इस चैप्टर के लास्ट में, इथिक्स पे भी बात करेंगे हम। तो कुल मिला के आपके सामने वेक्टर सॉरी वेक्टर नहीं सॉरी पैसेंजर डीएनए पाने का 3 तरीका आपके सामने है। रैंडम डीएनए मेथड, जिसमें आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह आप यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सावधान प्लॉटिंग और ऑटोरेडियोग्राफी। एक तो वो मेथड है। दूसरा सीडीएनए मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड, एमआरआई निकालो वहां से सेल से, उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आप डीएनए बनाओ, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनेगा, डीएनए चेक करो टेंपरेचर देके, डीएनए अलग हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज डालो, डीएनए डबल स्ट्रैंड बनकर तैयार है, फिर उसको ट्रांसफर कर दो जहां करना है। तो एक तो उस तरीके से आप डिजायर्ड जीन ले सकते हैं और दूसरा सिंथेटिकली। और सिंथेटिकली दोनों मेथड आपके पास है, एक तो टेम्पलेट यूज करके भी आप करो और आज के डेट में विदाउट टेम्पलेट भी आपके सामने। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट टू ऑब्टेन द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द डिजायर्ड डीएनए। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर अगले मीटिंग में हम बात करते हैं होस्ट सेल पे। यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, यहां तक देख लो।